नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आप लोगों को आगे विस्तार से इसी वीडियो में बताएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा के लिए सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को ही जिम्मेदार मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए और लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। ईद करीब है, मोदी जी कश्मीर में कैद नेताओं को रिहा कर दीजिए, उनका कोई भी गुनाह नहीं है, ये कहना है उमर अब्दुल्ला का। आप लोगों को बताते चले, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य के सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की है। उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से इन नेताओं की रिहाई की गुहार लगाते हुए एक ट्वीट किया है। अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा है कि थोड़े ही दिनों में ईद है, पीएम नरेंद्र मोदी जी को राजनीतिक कैदियों की रिहाई के आदेश देना चाहिए, चाहे वो जेल में हो या घर में नजरबंद हो। इन लोगों ने ऐसा कोई भी गुनाह नहीं किया है जो इतने दिनों तक इन लोगों को कैद में रखा जाए। ये यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए मांग की है केंद्र की मोदी सरकार से कि ईद करीब है, इसलिए कश्मीर में कैद नेताओं को रिहा करा जाए। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। बीजेपी के ही नेता ने बीजेपी में शामिल होने पर सिंधिया का किया था जबरदस्त तरीके से विरोध, तो बीजेपी ने थमाया था नोटिस। अब प्रेमचंद गुड्डू ने दिया है नोटिस का जवाब, 9 फरवरी को ही दे चुका हूं बीजेपी से इस्तीफा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मध्य प्रदेश में उपचुनाव की आहट से पहले नेताओं की घर वापसी के संकेत मिलने लगे हैं। करीब 30 साल तक कांग्रेस में रहे पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने ठीक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब वही प्रेमचंद गुड्डू कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा 9 फरवरी को ही दे दिया था। प्रेमचंद गुड्डू ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वह उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, सिंधिया और तुलसी सिलावट के खिलाफ बयानबाजी के आरोप में बीजेपी संगठन की ओर से प्रेमचंद गुड्डू को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब देते हुए बीजेपी के नेता रहे प्रेमचंद गुड्डू ने एक चिट्ठी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भेजी है। उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है कि वह बीजेपी से 9 फरवरी को ही इस्तीफा दे चुके हैं। इसमें उन्होंने एक बार फिर सिंधिया और तुलसी सिलावट पर निशाना साधा है। प्रेमचंद गुड्डू ने लिखा है कि वह फरवरी में ही यह समझ गए थे कि बीजेपी कांग्रेस की सरकार को गिरा देगी। ऐसे वक्त में भी जब पूरा देश कोरोना महामारी की चपेट में था, इस राजनीतिक उठापटक में उन्होंने इस्तीफा देना ही बेहतर समझा। ये यहाँ पर कहा गया है प्रेमचंद गुड्डू की तरफ से, जो उन्हें नोटिस मिला था उसका यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि वो बीजेपी से 9 फरवरी को ही दे चुके हैं इस्तीफा, यानी कि कांग्रेस में एक बार फिर से वापसी हो सकती है यहाँ पर प्रेमचंद गुड्डू की, और कांग्रेस के टिकट से चुनाव भी लड़ सकते हैं यहाँ पर उपचुनाव। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के डिजिटल चुनाव के बयान पर बवाल, विरोधियों के साथ साथ जेडीयू ने भी उठाए हैं सवाल। कोरोना के संक्रमण और उसके प्रभाव के चलते बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बयान ने सियासी पारे को गरमा दिया है। उप मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार और बड़ी बड़ी चुनावी रैलियों के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए चुनाव होने की बात कही थी, लेकिन उनका डिजिटल चुनाव कराए जाने वाला बयान उनकी सहयोगी पार्टी यानी कि जेडीयू को ही रास नहीं आया है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने उनके प्रस्ताव को खारिज करते हुए इसे अव्यावहारिक और अलोकतांत्रिक बताया है। त्यागी ने कहा है कि इस देश में डिजिटल चुनाव होना संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ चुनाव उत्सव और त्योहार की तरह कराए जाते हैं। आगे आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस, आरजेडी और आरएलएसपी ने भी यहाँ पर साधा है निशाना। जब सहयोगी जेडीयू ही इस मुद्दे पर सुशील मोदी के बयान से पल्ला झाड़ रही है, तो फिर विरोधियों की तो बाँछें खिल गई हैं। आरजेडी, आरएलएसपी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज करवाया है। आरजेडी की तरफ से सवाल पूछा गया है कि क्या चुनाव आयोग ने अपना काम आउटसोर्स कर दिया है। आरजेडी की तरफ से सुशील मोदी की मंशा पर भी यहां पर सवाल खड़े किए गए हैं। उधर आरएलएसपी ने भी इस मुद्दे पर सुशील मोदी पर तंज कसा है। आरएलएसपी के प्रधान महासचिव ने कहा है कि सुशील मोदी के बयान को तवज्जो नहीं देनी चाहिए,
क्योंकि वे तो हमेशा पिछले दरवाजे से उप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सुशील मोदी के बयान को लेकर के तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि जो फैसला चुनाव आयोग को करना है वो सुशील मोदी कैसे कर सकते हैं। कांग्रेस ने सुशील मोदी की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि क्या सुशील मोदी चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर कांग्रेस ने भी जोरदार हमला बोला है। तो देख सकते हैं बीजेपी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी चौतरफा घिर चुके हैं। विरोधियों के साथ साथ जेडीयू ने भी यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं सुशील मोदी के डिजिटल चुनाव के बयान पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। प्रियंका गांधी वाड्रा ने 33 घंटों के इंतजार के बाद वापस भेजी बसें, योगी सरकार पर लगाया ओछी राजनीति करने का आरोप। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर प्रवासी श्रमिकों के लिए उसके द्वारा मुहैया कराई गई बसों को चलाने की अनुमति नहीं देने तथा ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया और फिर उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा पर खड़ी बसों को वापस भेज दिया गया। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सत्ता चला रही भाजपा सरकार और कांग्रेस में प्रवासी मजदूरों को लेकर के सियासत चरम पर है। कांग्रेस ने यहां मजदूरों के लिए बसें चलाने का ऑफर दिया था योगी सरकार को, जो कि योगी सरकार यहां पर राजी नहीं हुई, इसलिए सभी बसों को वापस भेज दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर साफ दिखाई पड़ रहा है कि प्रदेश में कमजोर पड़ चुकी कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी मजदूरों के मामले पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं लगातार। उत्तर प्रदेश में बसों को लेकर के भाजपा और कांग्रेस के दावों को एक पल के लिए किनारे कर दीजिए कि कौन सही है या कौन गलत। एक बात तो साफ दिख रही है कि कांग्रेस ने 1000 बसें चलाने का दावा कर मजदूरों के मन में कहीं ना कहीं जगह बनाई है और उसका यह अभियान कारगर दिख रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मौके पर सपा और बसपा पूरी तरह सीन से गायब हैं। लेकिन यहां पर देख सकते हैं योगी सरकार ने प्रियंका गांधी का ऑफर स्वीकार नहीं किया, जिसका खामियाजा यहां पर प्रवासी मजदूरों को ही भुगतना पड़ रहा है। अगर 1000 बसें ये चलाई जाती तो ना जाने कितने हजारों या लाखों संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घरों तक पहुंच जाते, लेकिन वो पैदल जाने के लिए मजबूर हैं। यहां पर अपने सभी मजदूर भाइयों बहनों से बस एक ही अपील है कि जो ये सरकार आप लोगों के साथ कर रही है, इतना भद्दा मजाक, इसको कभी भी भूलिएगा मत। आप लोग ये सारी बातें याद जरूर रखिएगा, बस आप लोगों से यही एक अपील है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। लॉकडाउन को लेकर के कांग्रेस का सरकार से सवाल, क्या सरकार ऑटो पायलट पर चल रही है? आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने कोरोना संकट से निपटने और लॉकडाउन से जुड़ी रणनीति को लेकर के सवाल किया है कि क्या केंद्र सरकार ऑटो पायलट पर चल रही है और सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी आरोप लगाया है कि कोरोना वायरस के संकट के समय विभिन्न समितियों एवं कार्यबल को दरकिनार किया जा रहा है और सिर्फ एक व्यक्ति के स्तर पर फैसले हो रहे हैं लगातार। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से यहां पर बातचीत की है। सरकार में कोई भी संवेदनशीलता और क्षमता नहीं है, यह इस सरकार की पहचान बन गई है। बिना सोचे समझे लॉकडाउन किया गया। सिर्फ 3 मई से 18 मई के बीच मामले 28,000 से 1 लाख से ऊपर पहुंच गए। सिंघवी ने यह भी दावा किया है कि कोरोना जांच के मामले में भारत अभी दुनिया के कई देशों से पीछे है और यहां प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ 1.67 जांच हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की ओर से गठित कोविड-19 कार्यबल ने आंकड़ों की बाजीगरी की है। सिंघवी ने आगे कहा है कि 24 अप्रैल को इस कार्यबल के प्रमुख की प्रेस वार्ता में एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया कि भारत में 16 मई के बाद कोविड-19 के मामले आना बंद हो जाएंगे। यह पूरी तरह से गलत साबित हुआ। नीति आयोग ने भी इसका खंडन किया है। उन्होंने सवाल किया, बिना योजना के आनन फानन में अचानक घोषित किए गए लॉकडाउन के प्रति भारत का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। ये यहां पर जोरदार हमला बोला है कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र की मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलेंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप, प्रवासी मजदूरों की मजबूरी में भी अपना हित देख रही है बीजेपी सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कोरोना संकट के साथ मजदूरों की घर पहुंचने की व्याकुलता को भी अपने राजनीतिक स्वार्थ साधन के लिए इस्तेमाल करने में संकोच नहीं कर रही है। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा है कि
प्रदेश में दिन रात श्रमिकों की दुर्दशा की दर्दनाक कहानी सुनकर दिल दहल जाता है। रोज ही वे दुर्घटनाओं के शिकार होकर जाने गंवा रहे हैं। इस सबसे उदासीन भाजपा सरकार ने सभी मानवीय मूल्यों को रौंद दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि समझ में नहीं आता है कि जब सरकारी, निजी और स्कूलों की 50,000 बसें खड़े खड़े धूल खा रही हैं तो प्रदेश की सरकार श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए इन बसों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। सरकार की हठ धर्मिता बहुत ही भारी पड़ रही है। जबकि उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि जो मदद का हाथ बढ़ाते हैं उनको झटक देने का अमानवीय बर्ताव भाजपा का आचरण बन गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार की नौटंकी नहीं तो क्या है कि वह बहाने बनाकर श्रमिकों के घर पहुंचने में अवरोधक बन रही है। भूखे प्यासे श्रमिक, महिलाएं, बच्चे भयंकर गर्मी में नरकीय यातना भोग रहे हैं। इस सब के लिए बीजेपी सरकार ही सीधे तौर पर जिम्मेदार है। यहां पर ये अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। नेपाल ने नया मैप जारी कर भारतीय क्षेत्र को बताया अपना, तो भारत ने कहा बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा के भारतीय क्षेत्रों को अपना बताते हुए देश का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है। इस पर भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक तरफा कृत्य बताया और कहा है कि यह द्विपक्षीय समझ के खिलाफ है, साथ ही ऐतिहासिक साक्ष्यों और सबूतों से भी परे है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल सरकार ने नेपाल का एक संशोधित आधिकारिक नक्शा जारी किया है जिसमें भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्से शामिल हैं। यह एक तरफा कृत्य ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित नहीं है, राजनयिक बातचीत के माध्यम से बकाया सीमा मुद्दों को हल करने के लिए द्विपक्षीय समझ के विपरीत है। इसी के साथ भारत ने नेपाल के इस कदम का भी यहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। 1 जून से रोजाना चलने वाली 200 ट्रेनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग हो गई शुरू। आप लोगों को बताते चले भारत सरकार ने ऐलान किया है कि 1 जून से रोजाना चलने वाली 200 ट्रेनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। ये ट्रेनें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा चलाई जाएंगी। इन 200 ट्रेनों के लिए सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग की ही सुविधा होगी। रेलवे ने कहा है कि पहले से आरक्षण कराने की अवधि अधिकतम 30 दिन की होगी। ये ट्रेनें पूरी तरह से रिजर्व होंगी। एसी और नॉन एसी के अलावा जनरल कोच भी होंगे, लेकिन जनरल कोच में भी सीटें रिजर्व टिकट वाली ही होंगी। ये यहां पर कहा गया है रेलवे की तरफ से। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।